Good morning. Today we will discuss about a chapter which name inequality, which is not equal. This session is important for CAT aspirant, IFT aspirant, ANMET as well as GMAT aspirant. This should also come in various exams like GRE, and some question also come in small level question like in SSC and BAM. So let's discuss from the basics of inequalities, and after this session you will got study material as well as test series on Tutors Forum app. Let's start the lecture. Question number first. See, question number 4 कह रहा है सौम्या कि ABCD is a square ABCD is a square of 20 meter. What is the area of least size square that can be inscribed in it with its vertex on the sides of ABCD? ठीक है, ABCD is square of 20. चलिए, ABCD square of 20 meter. What is the area least size square that can be inscribed in it with its vertex on the sides of ABCD? चलिए, let's start. तो आपका जो ABCD एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है? 20 मीटर. What is the area of least size square that can be inscribed in it with its vertex on the sides of ABCD? चलिए, ABCD के अंदर टच करें वर्टेक्स को. तो वर्टेक्स टच करने का मतलब सिंपल सा फंडा ये है, और कोई तो फंडा है इसे वर्टेक्स टच कर सकता है हमारे, या फिर आप AC को मिला दीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है. तो दिस इज 20, ABCD स्क्वायर ऑफ 20 मीटर. अभी ये मेरे वर्टेक्स को टच करेगा? नहीं टच करेगा ऐसे. एक और तरीका है, सामने हम लोग ऐसा करते हैं, ऑल इसको अगर टच कराना है तो क्या हम इसके मिड पॉइंट को अटैच कर दें? ऑल मिड पॉइंट. अगर हम मिड पॉइंट को करते हैं तो इफ साइड इज 20 then this side will be 10 and also this side will be 10. अगर ये दोनों हमारे 10 हैं तो ये साइड कितनी हो जाएगी मेरी? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो 10 का स्क्वायर इज 100, 10 का स्क्वायर इज 100 और उसके ऊपर रूट लग जाएगा. तो मुझे ये हाइपोटेनस की पता है इस ट्राइंगल की, और ये साइड होगी अनदर स्क्वायर की जो मुझे इसके अंदर बनाना था. तो ये साइड कितनी हो जाएगी? 200 का रूट. नाउ एरिया क्या होता है उसका? एरिया होता है ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स √200 का स्क्वायर इज 200. दिस इज योर आंसर. क्लियर है? सो मैं बताओ आप मुझे. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, a hollow cylinder tube is made of plastic 4 centimeter thick. 4 centimeter thick. If the external diameter is 18 centimeter and length of the tube is 59 centimeter, then find the volume of the plastic. चलिए, hollow का मतलब क्या होता है? ये मैं hollow मानता हूं. ठीक है, इसे अभी कि सम उसका जो डायमीटर है वो अंदर है, ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा.
थोड़ा सा गलत बन गया, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका एक सिलेंडर हो गया और ये इसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर हो गया, ठीक है। मेड ऑफ प्लास्टिक इज 4 सेंटीमीटर थिक, इसकी थिकनेस कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर। इफ द एक्सटर्नल डायमीटर इज 18, अब एक्सटर्नल डायमीटर है कि मिड पॉइंट से यहाँ तक, अच्छा एक्सटर्नल डायमीटर है कि पूरा हो गया, दिस इज 18 एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 59, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है आपकी? 59। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक, आपको वॉल्यूम पता करना है, क्लियर। तो सबसे पहले 18 का हाफ क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि रेडियस पता करना है हमें। 18 का 9 और 18 में से जब 4 जाएंगे तो आपका सिंपल हो जाएगा। 18 में से 4 14, 14 का 7 7 हो जाएगा। तो ये जो रेडियस है ये 9 आ गया, और ये जो रेडियस है 4 हम माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 में से 4 जाएंगे तो ये रेडियस 5 आ जाएगा, इनसाइड वाला। बताइए, क्लियर है ना? जो एक्सटर्नल रेडियस है वो 9 है, और जो इंटरनल रेडियस है ये 4 मीटर थिकनेस से बना है, तो 9 में से 4 माइनस होंगे तो ये कितना बचेगा? 5। हाँ सर। ठीक है, हम्म। तो आप क्या करेंगे? पाई एच R1 माइनस R2 का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा न्यू एरिया। बड़े एरिया में से छोटा रेडियस माइनस करना है तो R1 माइनस R2 सॉल्व कर लीजिए, 9 माइनस 5 कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू 22/7, एच जो हाइट है या एल लिख लीजिए लेंथ, वो है आपकी 59। क्लियर है सौम्य? अब हाँ सर। सौम्य बताओ आप मुझे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 8। ये 9 हो गया डायमीटर, हाँ ठीक है कुछ। सौम्य क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा, जल्दी बताइए, या मैं फोन ऑन कर लूं? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, अ वेल विथ 14 मीटर डायमीटर इज डग अप टू 49 मीटर डीप, 49 मीटर डीप में ये डग करी गई है। नाउ द सॉइल टेकन आउट ड्यूरिंग डग इज मेड इनटू क्यूबिक ब्लॉक ऑफ 3.5 मीटर साइड ईच। तो वहां से जो सॉइल निकली है वो हमारे इतने क्यूबिक ब्लॉक्स में निकली है। देन हाउ मेनी सच ब्लॉक्स वर मेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए, उस टोटल वॉल्यूम से इस वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें तो हाउ मेनी पता लग जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो हमारा, अच्छा क्यूबिकल है यानी कि ये शेप हो गई, यानी कि एक इसका होता है ए क्यूब, ए क्यूब मतलब 3.5 का होल क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया ब्लॉक का। और ये क्या है, कौन सी शेप है ये हमारी? ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर इज 14 का हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच इज 49। ये वॉल्यूम हो गया जो उसने अंदर डक किया। आप उसमें हाउ मेनी, कितने क्यूबिक निकले, तो आप कहेंगे एन क्यूबिक निकलेंगे
3.5 होल क्यूब के। अब 3.5 होल क्यूब आपको लर्न नहीं है तो इसको 7/2 कर लेना। 7/2 का होल क्यूब। क्लियर है सौम्या? यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। बताओ सौम्या, क्लियर है आपका ये प्रॉब्लम? नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। बीच के सारे क्लियर, चलिए। क्वेश्चन नंबर 30। स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यही है। स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर, less than the side of square of perimeter 72 centimeter. Second largest side of the right angle triangle is 2 centimeter less than the length of rectangle of area 112 centimeter square and breadth 8 centimeter. What is the largest side of the right angle triangle? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। Smallest side of a right angle triangle is 13 centimeter. लेस देन दी साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 72। तो पहले जो 72 जिसकी पेरीमीटर है उसकी हम साइड निकाल लें। तो उसकी साइड कितनी आ गई? 18। और इस 18 से वो कितना लेस है? 13 लेस है। तो मीन्स उसकी साइड क्या आ गई? 5। तो वन साइड इज 18, वन साइड इज 5। क्लियर? अब उस रेक्टेंगल की बात करते हैं। कह रहा है सेकेंड लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 सेंट्रल लेंथ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितना है? 112। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 112, जिसमें से एंड द ब्रेथ 8, तो एल बी होता है। एल बी इक्वल टू 112, बी 8 दे रखी है तो एल विल बी 112 डिवाइड बाई 8। तो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो आपकी आ गई 14। क्लियर? अब जो इस ट्राइंगल है इससे 2 लेस है, तो ट्राइंगल की साइड कितनी आ गई? 12। बताइए, क्लियर है यहां तक? अब राइट एंगल ट्राइंगल का आपसे पूछा गया है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो यानी कि वो एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा होगा सौम्या। ट्रिपलेट में एक साइड क्या है आपकी? 12 है। तो आपको पता है 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है सिर्फ। तो लार्जेस्ट साइड क्या होगी? 13 होगी आपकी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप इसको समझ सकते हैं वैसे ही। भाई एक 13 है, एक 12 है, तो एक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर सौम्य। हो गई फिनिश या 3D करनी है? मेंसुरेशन एडवांस डन, तो फिर 3D ओपन करते हैं और 3D का क्वेश्चन नंबर बताइए आप मुझे। सर कल एक क्वेश्चन, कल बताइए कौन सा क्वेश्चन था? जो आपने कराया? नहीं, मैं तो काफी कराए थे। कौन सा था? हेक्सागोनल वाला था, ट्रेपेजियम वाला था, या नॉर्मल थ्योरम्स वाले थे?
इक्विलेटरल ट्राइंगल। आज मानो तो 7 to 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल ये सब चलेगा, चाहो तो आप बैच ज्वाइन कर लेना, नहीं मानो तो मत करना, ठीक है। चलिए बता देता हूँ, उसमें सारी थ्योरम्स कंप्लीट होंगी आज ट्राइंगल की, तो अगर आपका मानो तो ज्वाइन कर लेना। ये आपका 4 दे रखा था। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गई बात। 60 डिग्री का मतलब क्या होगा आपका, जब हम यहाँ से, ये उसने हाइट बोली थी, हाइट किस पे होती है 90 डिग्री पे। इफ दिस इज 90, दिस इज 60, देन दिस विल बी 30 डिग्री। 60 के सामने 4 है, तो आप कहेंगे √3x इक्वल टू 4। भाई 60 का रेशियो √3x होता है, तो x विल बी 4√3। उसने आपसे साइड पूछी थी। अब साइड 30 के सामने है, ये वाली साइड, तो 30 के सामने साइड क्या होती है, एक्स ही होती है, यानी कि ये एक्स हो गया। अब टोटल साइड चाहिए तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो 2 से मल्टीप्लाई जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा 8/√3। दिस विल बी योर आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम। 3D पे चलें फिर। कैन वी डू मेंसुरेशन एक्स्ट्रा। मेंसुरेशन आपका तो करा दिया था, बाकी उन स्टूडेंट का और भी होगा। 3D, हाँ 3D कोई करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए आप, कौन सा है। क्वेश्चंस मैं आपको और दे दूंगा करने के लिए, ठीक है, आप कर लेना। मेंसुरेशन एक्स्ट्रा, एक मिनट मैं देखता हूँ। मेंसुरेशन एक्स्ट्रा व्हाट्सएप पे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, if the length of the diagonal, the length of the diagonal, एक मिनट मैं चेक करता हूँ ये। मेंसुरेशन एक्स्ट्रा का मेरे पास फाइल अभी है नहीं, 3D कर लें अभी। इसकी फाइल मुझे, मैंने देखी नहीं है, को देखना पड़ेगा मैंने किस बुक से दिया है आपको मेंसुरेशन एक्स्ट्रा। मेरे पास ये फाइल भी नहीं है अभी, कल ले आऊंगा। 3D करते हैं, 3D के बताइए। एक मैंने म्यूट कर रहा हूँ सामने, ठीक है, पता आपने क्वेश्चन निकाल लिया।
हाँ सो मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल्स फॉर मिसिंग दैट क्वेश्चन। for a cuboidal water tank has 216 liter of water. Same question. 3D. यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप देख लो। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक हैज 216 लीटर ऑफ वाटर. इट्स डेप्थ इज 1/3 of its length and the breadth is 1/2 of 1/3 of the difference. क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। अब जो प्रॉब्लम्स है वो पूछ लीजिए। 4 एक बार आप कर लेना। आपने शायद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 22, 23 पे लगाया है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 13 और 14 कराता हूँ, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए 13 क्वेश्चन नंबर और 14 मैं सॉल्व में करा देता हूँ आपको। ये वाली फाइल कहाँ है मेरे पास? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। 13 क्या कह रहा है? A system of capacity 8000 लीटर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक्सटर्नली the length of a diagonal is एक मिनट दीजिए, मैं इसको चेक करता हूँ। एक मिनट, लाइन नहीं पड़ेगी फाइल। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर
22 करते हैं अभी, ठीक है। इसकी मुझे फोटो, जो फोटो मेरे पास क्लियर समझ में आ रही है, पहले मैं वो करा देता हूँ सौम्या, ठीक है, क्योंकि फाइल ढूंढनी पड़ेगी, तो जो हो जाए उस पर टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मुझे आपने जो व्हाट्सएप पे मेरे क्लियर है, कह रहा है 2 cubes of side 6 centimeter each are kept side by side to form a rectangular parallel pipe. The area of the whole surface of the rectangular parallel pipe is, चलिए इसको करते हैं। 22 क्लियर समझ में भी आ रहा है, मिसिंग तो नहीं है इसमें कुछ। चलिए इसका सरफेस एरिया देखते हैं फिर कितना है हमारे पास। ये हमारा 12 है, 2 cubes of side 6 centimeter each are kept side by side to form rectangular parallelepiped. फोर्टीन क्लियर नहीं हो रहा है, जो मैंने प्रिंट निकाले हैं ना सौम्य, उसमें आपकी फोटो के मैंने प्रिंट निकाल लिए थे एक्चुअली, जो मेरे पास सिस्टम में फाइल थे उससे निकाला प्रिंट क्लियर आ जाते। अब जब इससे निकालिए तो वो प्रिंट क्लियर नहीं आ रहे हैं, बस उसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ क्वेश्चंस का वो भी चेंज हो गया है। बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 cube of side 6 centimeter each are kept side by side to form a rectangular parallel the area of the whole surface। चलिए देखते हैं। देखिए एक तो आपका दो है ये, इसको जब मैं ऐसे रख देता हूं तो ये जो एक लाइन है, ये आपकी, ये एरिया काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि जब ये साइड बाई साइड में परपेलो एक पाइप बना दिया तो ये वाला एरिया हमारा काउंटेबल नहीं होगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस और माइनस कर देंगे ये वॉल का एरिया। क्लियर है बात? और ये क्यूबॉइड है, पहली बात मैंने आपका रेक्टेंगल बना दिया है, ये क्यूबॉइड है, ये इस फॉर्म में कहीं ना कहीं होगा। तो क्यूबॉइड का एक साइड का स्क्वायर एक ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। तो अब एक मिनट दो हैं, और सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। सरफेस एरिया क्या होता है 6a², कोई 6 साइड्स होती हैं, क्योंकि दो आपने ऐड करे हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा 12a²। क्लियर हो गई बात? 12a² में से जो एक साइड हमारी विजिबल नहीं होगी, इस साइड का माइनस होगा। तो एक साइड इस वाले की और एक साइड इस वाले की है कि एक और एक 2a² माइनस हो जाएगा, तो 12a² माइनस 2a² will be 10a², where a is 6, so 6 6 are 36, 360 will be your answer। क्लियर है सौम्या? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 करें। 2 centimeter of rain has fallen on a square kilometer of land. Assuming that 50% of the raindrops could have been collected and contained in a pool having a 100-meter into 10-meter base, by what level would the water level in the pool have increased? 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हो रही है। चलिए पूल के एरिया की पहले बात कर लें। 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हो रही है और ये हमारे मीटर में है, तो देखिए ये हो जाएगा 100 मीटर,
into 10 meter, pool having 100 into 10 base, 100 meter into 10 meter base by what level, 100 into 10, ये तो हो गया, इंटू एच भी तो होगा हमारा, तो 100 मीटर अगर हमारी लेंथ है, पूल हैविंग अ 100 मीटर एंड 10 मीटर बेस, 100 और 10 का बेस है, हाइट विल बी, पूल के केस में क्योंकि वाटर तो ऊपर ही बढ़ेगा, तो 100 इंटू 10 का बेस हो गया, चलिए एक बेस बना दिया हमने पूल का, मानो ये हो गया 10, ये हो गया 100। अब इसकी हाइट हमें नहीं पता, हाँ तो ठीक है, हाइट तो हमें निकालनी ही है इसकी, ठीक है, तो 100 इंटू 10 इंटू 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है सौम्या। और हमारा इसका भी 50% फेल होगा, 50% मतलब हाफ फेल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 10 मीटर लेवल अचीव कर लिया, सेंटीमीटर तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं, 10 मीटर अचीव कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है मुझे, 23 के बाद नेक्स्ट पेज क्या है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, अ स्क्वायर of side 3 centimeter is cut off from each corner of a rectangular sheet 24 and 18, and the remaining sheet is folded to form an open rectangular box. The surface area of the box पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, एक मिनट में न्यू स्लाइड कर लूं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप क्या करेंगी, आपने एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली, रेक्टेंगुलर शीट 18 कितने की है आपकी, एक है 18, तो ये व्हाट्सएप ऑफ हो जाता है, कितनी है शीट, 3 सेंटीमीटर कट ऑफ 24 इंटू 18, ठीक है, ये मैंने 24 मान ली, ये आपकी 18 मान ली, 3 अगर आप कट करेंगे तो 3 6 कट हो जाएगी, तो ये रिमेनिंग 12 रह जाएगी, ऐसी 6 यहाँ कट हो जाएगी, तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी आपकी, रिमेनिंग रह जाएगा आपका 18, 6 माइनस हुआ तो ये 18 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक 12/18 तो एरिया आएगा ही आएगा, फिक्स। इस 12/18 में ये एरिया थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा, सिमिलरली ये एरिया भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, देखिए अगर मैं इस लाइन को अटैच कर दूं सौम्या, तो ये एरिया एक एक्स्ट्रा आएगा, ऐसी सिमिलरली अगर मैं इसको पूरा पूरा एक रेक्टेंगल मान लूं, तो ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे एक्स्ट्रा हमारे, तो वो इस तरीके से देखेंगे। अच्छा ये कितने का होगा, ये तो 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, नहीं हाँ, 3/12 का होगा ये, 3 सॉरी, हाँ 3/12 होगा, पहले तो ये 18 है, ये टोटल 12 है, जब कटा तो 12, तो 12/3 का एक ये बचा और 12/3 का ही एक ये बच जाएगा आपका, ठीक है। चलो चेक करते हैं, तो जो 24 है उसमें 6 माइनस हो गया, तो 18 आ गया आपका, 18 में 6 माइनस हो गया, 12 आ गया, तो आपका कितना बचेगा, सरफेस एरिया। अच्छा हाइट ऑफ द बॉक्स कितनी हो जाएगी आपकी, भाई एच तो 3 हो जाएगा ना, ये 3 तो ऊपर उठेगा, ये जो दिख रहा है आपको, तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2L + B इंटू
एच, और एक एल इंटू बी एक्स्ट्रा बनेगा आपका। देखिए ये एल प्लस बी इंटू एच वाला तो ये रह गया, और एल प्लस बी ये अंदर वाला एरिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके सरफेस एरिया हो जाएंगे सामने। पहले यहाँ था ये कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन बस सॉल्व होने वाला है। ये 2LB प्लस एच समझ में आ गया क्यों लिखा है मैंने, ये इसके लिए लिखा है, इसके और इसके लिए 2LB प्लस एच, क्योंकि ये जब टर्न होगा तो ये एक हाइट भी बनाएगा अपनी। क्लियर है सौम्या? ठीक है, 218 प्लस 12 इंटू 3, और वो एल भी हो जाएगा 18 इंटू 12, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्वेश्चन 4950, 30 के बाद आपने 39 लिखा है आई थिंक, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आपसे, पहले बार मैं पढ़ लूं। द नंबर ऑफ वर्टेक्स edges and faces of a rectangular parallelepiped are denoted by V, E, F respectively. The value of पूछ रहा है आपसे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। तो if the number of vertices faces of a rectangle parallelepiped are denoted by V, E and F respectively, the value of V minus E plus F. चलिए पहले जो पाइप होता है उसकी हम फिक्स बात करें, तो प्रोपोर्शन रहता है कि जो वर्टेक्स है वो 8 होनी चाहिए, एजेस ई जो है वो 12 होनी चाहिए, ये फिक्स होता है, और जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। क्लियर हो गई बात? भाई आप इसको ऐसे बना लीजिए, देखिए 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वर्टेक्स कितने हो गए आपके, 8 हो जाएंगे। एजेस साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गई। फेस कितने होते हैं, एक रूम के 6 फेस होते हैं, तो बस इनका माइनस करना, तब प्लस माइनस आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कौन सा दिया है 39 के बाद, 52, क्वेश्चन नंबर 52। समय क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म which is based on a regular hexagon and height 10 centimeter if total surface area given है आपको, प्रिज्म की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। प्रिज्म में काफी साइड्स आप ऐसे ऐसे कर दें बनेगा, और एक रेगुलर हेक्सागोन से बना है, यानी कि जिसकी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, जो सरफेस एरिया आपका ऊपर दिख रहा है तो टोटल वही आप ले लेंगे। सरफेस एरिया में बेस प्लस टॉप इनटू सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट।
ये बेसिक फॉर्मूला ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। अब हमारी जो, ये तो आपको सरफेस एरिया दे ही रखा है 156√3, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो हमें एक को हम वो a मान लेंगे, तो 6 इंटू ए इंटू 10 हाइट हो जाएगी प्लस 2 ऑफ बेस एरिया, बेस में क्या हो जाएगा 6 इंटू ट्राइंगल बनता है तो √3/4 ए स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल हैं तो √3/4 ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 61। है अभी है 61 क्वेश्चन 61। The surface area of a sphere is 64 centimeter square. Its diameter is equal to, diameter पूछ रहा है और गिवन क्या है, स्फेयर का गिवन है। चलिए एक स्फेयर ले लेते हैं, ये आपका एक स्फेयर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया इसका क्या होता है 64 पाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 64 पाई, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। जाओ ना, 4 पाई आर स्क्वायर से आपका 64 पाई आ जाएगा। अब यहाँ रेडियस स्क्वायर कैसे आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से 64 कैंसिल हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो r इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, सो में 61 क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 64 पाई, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा जो कि इक्वल टू 64 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 4 अपॉन में आएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आर विल बी 4। अगर उसने डायमीटर आपसे पूछा तो डायमीटर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, देन आंसर विल बी 8। A wall 20 meter in diameter is dug, 14 meter depth are taken or spread out to a width of this former embankment, the height of the embankment। ये सिंपल क्वेश्चन है वो डिग करके जो हमने किया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वहां पे उसका वॉल्यूम कितना, मतलब पानी कितना ऊपर बढ़ जाएगा ये भी था, और एक हमने कहा था 3.5 के कितने क्यूबिक निकलेंगे, तो ये 67 सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। एक बार खुद करके देखो आप, थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं, एक बार आप घर पे करके देखना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, वॉल का वेल का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम एम बैंकर के बराबर होगा, एम, नॉर्मल सी बात है। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना है मेरा 10 स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट क्या होगा, तो जितना मतलब टोटल में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा तभी तो आएगा आपका, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करना होगा आपको, और 10 का स्क्वायर आप माइनस करेंगे इनटू एच, ये 15 है,
यहाँ से आपकी एच की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 67 ये था। क्लियर है सौम्य? वेल का जो था वॉल्यूम, उससे एम्बैंकमेंट का निकालना था, तो बड़े रेडियस माइनस छोटा रेडियस, लार्ज रेडियस था 15, स्मॉल था 10, तो उससे बिटवीन का रेडियस आ जाएगा। अब 4 से 5 क्वेश्चन रह गए हैं, उस सब में बाद में करते हैं, दूसरी क्लास है 11 बजे से। अब बच्चों का फोन भी आ गया है, ठीक है। 15 कैसे? आप एक सर्किल का लीजिए, उसका कितना था? उसका रेडियस 10 था, सॉरी इधर बना देता हूँ। ये रेडियस 10 था, इसका 5 मीटर हमने लिया, तो 10 और 5 नया रेडियस क्या हो जाएगा? 15। नया रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 15, इसलिए इसको मैंने 15 लिया है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एक ये चीज थी, उससे आपने ये फॉर्म किया अपना, और ये कितना आया? ये 5 मीटर एक्स्ट्रा निकल गया आपका। तो ये स्टार्टिंग में 10 था, 10 और 5 टोटली कितना हो गया रेडियस? 15 आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। चलो, कल सेम टाइम 10 ओ क्लॉक पे, ठीक है। बाकी के आगे की जो क्वेरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। शाम को क्लास जो होगी मैसेज कर दूंगा, मन हो तो आप आ जाना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, 10 to 11 तो चल ही जाएगा, ठीक है। द परफेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये आपने x इक्वल टू 2 तो काफी टाइम पढ़ा आपने, बैच इक्वल टू 5 से, यानी कि फिक्स वैल्यू है। बट व्हाट अबाउट इनइक्वालिटी टर्म? इनइक्वालिटीज के टर्म्स में x less than 2 or maybe x greater than 2, these two possibilities can possible। मीन्स x की एक फिक्स वैल्यू नहीं है, मे बी x की वैल्यू 1, 0, -1, -2, बिकॉज ये 2 से स्मॉल है, तो दीज आर दी वैल्यू वी कैन कंसिडर टू इनफाइनाइट माइनस की। एंड इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 2 मीन्स 3, 4, 5, 6, 7 वी कैन से। तो डेफिनेशन क्लियर है इनइक्वालिटीज की। व्हाट इज इनइक्वालिटी? तो द वैल्यू ऑफ any variable, what is variable? Variable is x. First of all, x y z is what? X y z is a variable. If x is equal to 2, so the perfect value x is 2, this is known as, this is not known as inequality, because this is equal value, x equal to 2. This is known as x is not equal to 2। और मैं कहूं x inequality में है, तो means x is less than 2 or maybe x is greater than 2। Maybe it's equal, less than or equal to 2, more than or equal to 2। तो ये inequality की बेसिक सी डेफिनेशन थी। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। समय क्लियर है ना? क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी, इफ x इज ग्रेटर देन y, थोड़े साइन बता दे रहा हूं, मुझे पता होता है। x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, और x इज लेस देन एंड इक्वल टू y। ये 4 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन है जो हम इनइक्वालिटीज में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सपोज, हाँ, मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन y,
तो वॉट एवर मैं अगर कुछ भी इसमें प्लस करता हूं, कोई भी नंबर, इफ आई एड इन x as well as in y, in that case the inequality sign greater than or less than will be same. In the case of addition and the case of subtraction, an equal number if add in both sides or subtract in both sides, then this sign will never change. Always, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, क्योंकि इनइक्वलिटी में कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोथ साइड कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। तो इनकेस अगर आपको ऐसा करना पड़े तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो साइन है नेवर चेंज। क्लियर है? तो ये तो प्लस एंड माइनस की कंडीशंस हो गई आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको इसमें कोई चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, x इज लेस देन y, और किसी भी नंबर से, एक परफेक्ट नंबर से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं या फिर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो भी ये चेंज नहीं होगा साइन, दिस साइन विल बी सेम। बट अगर किसी नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर या डिफरेंट साइन कह सकता हूँ, सपोज दिस इज पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव नंबर से, इफ दिस इज नेगेटिव तो इसके पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे चीजें चेंज हो जाती हैं। आई एम सॉरी, छोटा सा एक, मैं नेगेटिव नंबर से, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, देन दिस साइन विल बी रेसिप्रोकल। क्यों होता है ऐसा, पहले इसको देखते हैं। चलिए देखिए, इफ 3 लेस देन 5, तो सिंपल आपको पता है जो 3 और 5 से लेस देन होता है ऑलवेज, मैं इसकी -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, -2 से। चलिए पहले +2 से करते हैं। तो 3 2s are 6, 5 2s are 10, साइन में कोई चेंजेस आया नहीं। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से, तो 3 2s are -6 और 5 2s are -10। नाउ -6 इज ग्रेटर, -10 इज ग्रेटर, -6। तो देखिए जो ये साइन था वो रेसिप्रोकल हो गया यहाँ आके। देन ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आपके जो आंसर है या आपकी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सिंपल प्लस, सिंपल माइनस, सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल डिवीजन में कुछ भी नहीं होगा, साइन ऑलवेज रिमेन सेम। ये फर्स्ट कंसेप्ट इसका ये क्लियर है। सेकेंड, ये कहलाता है मॉड। तो मॉड वैल्यू ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव आंसर, वॉट एवर आंसर आपका x का कुछ भी है, अगर मैं मॉड के अंदर -2 लिख देता हूं तो द आंसर विल बी 2। मॉड के अंदर मैं ओनली 2 लिखता हूं, देन आंसर विल बी 2। समझ में क्लियर है सारी बातें? मोमेन आप भी बताओ फटाक से। मैंने एक बार अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन भी आपसे बोला है, अगर स्क्रीन पे आ गया हो तो कर लीजिएगा। सौम्या ने तो कर लिया है। वॉल्यूम कम नहीं है या कोई, चलो ठीक है। चलिए, तो ये इनइक्वालिटी का जो फर्स्ट मेन था, देखिए मेन इनइक्वालिटी यही, अगर ये समझ लिया तो मैक्सिमम आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे कह रहा है 2x + 3 लेस देन 4x + 5, then find the value of x, then find the value of x। तो सिंपल इसे आप इक्वल मान के सॉल्व करेंगे जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बट कहीं पे भी निगेटिव नंबर से प्रोडक्ट या डिवाइड करने की अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई तो उस केस में साइन को आप चेंज कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, 4x इधर आके माइनस हो जाएगा,
तो 2x, चलिए पहला क्वेश्चन तो पूरा लिख देता हूँ, 2x माइनस 4x लेस देन 5 माइनस 3, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 2, देन x इज, चलिए मैं 2 से 2 काट देता हूँ, माइनस एक्स इज 1। सिंपल, पहले मैं सिंपली फॉर्म में आपको लिख देता हूँ। अब ये बताइए x की वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव x की चाहिए ना, नेगेटिव x की थोड़ी ना चाहिए। तो पॉजिटिव x करने के लिए -1 से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। सॉरी, जब -1 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -1। बिकॉज -1 से डिवाइड किया है, देन साइन विल बी चेंज। This will be your perfect answer, that x is less than -1। क्लियर? जल्दी से चैट के थ्रू बता दो मुझे। ठीक है सोना, ओके डन, दिस इज क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। 3x, चलो मैं ही करा दूंगा, मैं फिर आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा पूरी करने के लिए। और x प्लस 1 लेस देन 1, सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। लाइन में ड्रॉ कर दिए, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। सिंपली सॉल्व करते हैं, देखिए अगर ये इक्वल होता तो सबसे पहले इस 1 को इधर लाना होता, तो आप कहते 3x माइनस 2, देखिए इधर आके -1 होता और माइनस के बाद आपको एलसीएम लेना पड़ता, तो ये x-1 ऊपर आ जाता है एलसीएम लेके, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, सिर्फ थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट करा है। चलो मैं लिख भी देता हूँ, 3x-2 डिवाइड बाई x+1 -1 इज लेस देन 0, ये स्टेप था। फिर ये जो -1 है, इसमें जब मैं एलसीएम लूंगा x+1, और माइनस से माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस के साइन से -1 हो जाएगा। नाउ हम नॉर्मल 3x में से -x गए, 2x -3 अपॉन x+1 0। क्लियर है? अब देखिए ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है इस टाइम, देखिए यहाँ पे क्या था, एक सिंपल था, x के अपॉन में 1 था। अब यहाँ ये दोनों कंडीशन कैसे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इसमें, और इधर एक इंटीजर नहीं है, 0 से लेस देन कह रहा है आपको, 0 से लेस देन मीन्स दिस वैल्यू इज इन नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। चलिए बताइए नेगेटिव वैल्यू कब पॉसिबल है, p अपॉन क्यू में। बहुत छोटी छोटी बातें हैं मैथ्स में, p अपॉन क्यू नेगेटिव कब हो सकता है, when the value of p upon q will be negative, तो आप कहेंगे either p is negative or q is negative. If both are negative, then minus minus will be cancelled out and the answer is in positive. Clear है मेरी बात? If both is in positive, then value is positive, but यहाँ condition है less than 0. Less than 0 means always the value of this equation is in negative, and for the negative either p मतलब means numerator will be negative or denominator will be negative. क्लियर है मोमिन, सौम्या, ये चीज क्लियर है? बहुत सिंपल सी बातें, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है हम लोग को। बताइए फटाक से। ओके डन, चलिए तो मीन्स यू कैन से, अब हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं फिर आगे। एट अ टाइम हम एक इक्वेशन नेगेटिव रख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2x - 3 लेस देन 0 और x+1 ग्रेटर देन 0। देखिए ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये वैल्यू इसका मतलब पॉजिटिव हो गई। एक तो केस ये बन रहा है मेरा, फर्स्ट केस ये बन रहा है मेरा। सेकंड केस मेरा क्या बनेगा, चलिए सेकंड केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस बनेगा ये 2x - 3 लेस देन 0 एंड x+1 ग्रेटर देन 0। बताइए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम कैसी भी? ये दो केस बन सकते हैं ना, पहले न्यूमरेटर को नेगेटिव ले लिया, फिर डिनोमिनेटर को मैंने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा,
तो ये आप कहेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, बताइए x की वैल्यू यहाँ पे 3/2। अच्छा चलिए मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। 2x इज 3 एंड x इज 3/2। अब देखिए यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा यहाँ पे। ये स्टेप वैसे तो आप डायरेक्ट भी जानते हैं करना, बट क्योंकि प्लस माइनस के केस से साइन चेंज होते हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल है कि 2 से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा एंड 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर केस में साइन चेंज नहीं किया है। इस केस से क्या आएगा, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों केस से आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे जो x की वैल्यू है -1 ये ग्रेटर देन है, ठीक है, और यहाँ ये क्या है 3/2। बताइए कोई प्रॉब्लम। अच्छा इस चीज को हम लोग और डिस्कस करते, देखिए ये दोनों चीजें लिखी है मैंने, x इज ग्रेटर देन 3/2 एंड x इज लेस देन -1। अब ये बताइए 3/2 क्या होता है, सिंपल सा एक बात कह रहा हूँ मैं, 3/2 होता है 1.5। तो जो x है वो 1.5 से बड़ा है और -1 से छोटा है। थोड़ा इमेजिन करिए आप, थोड़ा सा इमेजिन करिए, मैं लाइन फॉर्म करता हूँ, बेसिक लाइन एक बार, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। यहाँ -1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ +1 होता है, यहाँ 2, तो 1.5 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। ये क्या होगा आपका 1.5, और -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो x की वैल्यू -1 से स्मॉल है, तो -1 से स्मॉल है, तो ये आंसर यहाँ आ जाएंगे। ये सारे आंसर पॉसिबल हैं इसके। और x की वैल्यू -5 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मतलब -5 से इधर के आंसर आ जाएंगे आपके। तो एक ये आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में क्या आएगा भाई, ये -3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 3/2, x इज लेस देन 3/2। और ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1। अब अगर आप लाइन पे ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये, अब देखिए पहले इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। x की वैल्यू -1 तक है, 0 +1, और ये 1.5 मानते हैं, तो 3/2 1.5। तो x की वैल्यू 3.2 से स्मॉल है तो ये पीछे जाएंगे सारे आंसर, 1.5 से स्मॉल है। और जो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर है, दिस इज अ परफेक्ट इनइक्वालिटी। देखिए परफेक्ट इनइक्वालिटी बन रही है यहाँ, भाई -1 से छोटी है, 1.5 से बड़ी है, तो ऑल द आंसर बिटवीन दिस इज नोन एज इनइक्वालिटी। अब यहाँ देखिए ये -5 से इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये आंसर, भाई -5 से सारे बड़े आंसर है ना इसके, तो ये इनइक्वालिटी में इसे लिखने की जरूरत ही क्या है हमें फिर, दिस इज रॉन्ग। या हम कह सकते हैं साइमल्टेनियसली बोथ आंसर राइट हो नहीं सकते भाई, इसमें तो -1 लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं थी। आप बताओ x की वैल्यू 1.5 से ग्रेटर है, बात खत्म। अब मैं -1 से छोटी है क्यों वो बताऊं, क्लियर है ये बात थोड़ी सी, बताइए फटाक से। मोमेंट क्लियर है सामने, ठीक है ना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। है बहुत सिंपल इनइक्वालिटी, तो थोड़ा लाइन मेथड थोड़ा सा दिमाग में आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा कि जो मैं इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। मैं इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ 2x5, तो ठीक है, आपने कहा चलो बना के देखते हैं, आपने कहा भाई ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। आपने कहा आंसर 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर यानी कि ये वाले आंसर पॉसिबल है अप टू इनफाइनाइट तक, अप टू इनफाइनाइट तक पॉसिबल है 5 से ग्रेटर।
फिर आपने कहा x की वैल्यू 2 से स्मॉल है, तो 2 ये रहा, 2 से स्मॉल है यानी कि आंसर इधर पहुंच गया। और बताइए, तो यहाँ से 2 से 5 तक की इनइक्वालिटी कहाँ आपकी कंसीडर हुई? तो जहाँ पर दो कंडीशन हो, तो जहाँ पे हमें परफेक्टली साइमल्टेनियसली हम दो आंसर राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम वो आंसर राइट करते हैं जहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करिए। क्वेश्चन है 5x प्लस 3, ये क्वेश्चन 5x प्लस 3 मॉड वैल्यू लेस देन 4। आराम से सॉल्व करिए स्टेप बाय स्टेप। मॉड का मीनिंग होता है कि ऑल आंसर विल कम इन पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉल्व करिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए मैं करता हूँ। मीनिंग है कि जो भी आंसर है, अगर ये चाहे ये -4 आए चाहे ये +4 आए, आंसर माइनस से +4 के बिटवीन ही रहेगा। सिंपल सा फंडा ये, क्योंकि मॉड वैल्यू कह रहा है आपसे। आपसे क्या कह रहा है? मॉड वैल्यू 4। क्लियर है? तो आप यहाँ सिंपल लिखेंगे -4 5x प्लस 3 लेस देन +4। मॉड वैल्यू मैंने रहती है ऑल माइनस आंसर विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म, तो हम माइनस से प्लस तक की सारी पॉसिबिलिटीज इनइक्वालिटी में काउंट कर लेते हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करते हैं। चाहे तो मैं एक्शन कर लेता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप करिए। आप पहले इसको सॉल्व कर लिए, -4 5x प्लस 3, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आएगी। और एक बार लिखिए 5x प्लस 3 लेस देन 4, एक बार यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। करिए फटाक से सॉल्व। ये 3 इधर जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 डिवाइड बाई 5। चलिए मैं ही करता हूँ। तो ये 3 माइनस कर जाएगा, तो ये -7 5x हो जाएगा। अब देखिए 5 से डिवाइड करना है यहाँ, तो 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो क्या आ जाएगा -7/5x। नेगेटिव नंबर है, ठीक है। चलिए एंड दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बनी इनइक्वालिटीज में? 5x 3 उधर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। और अब अगेन +5 से बोथ साइड डिवाइड करने पर -1/5। ठीक है, तो आप कह सकते हैं -7/5 से x -1/5। दिस इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर है। अगर मॉड का केस है तो आपको कैसे सॉल्व करना है? सर ये 5x स्मॉलर देन -1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कई का जो इनइक्वालिटीज आती हैं वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आती हैं। किसमें आएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो जब भी आपकी इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आए, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपकी इनइक्वालिटीज आती हैं तो सिंपल, जैसे ax² + bx + c होता है, समथिंग जो भी हो, 0 होता है यहाँ पे है, क्योंकि हम क्यूबिक इक्वेशन में ले रहे हैं। तो इस केस में सिंपल इसके फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर आपको करने आते हैं, बेसिक फंडा होता है। ए और सी की मल्टीप्लाई होती है, उसका प्लस माइनस फैक्टर करना है, जो बी आ जाए यहाँ से आपके फैक्टर्स आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक में पढ़ाया हुआ है टॉपिक, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर कहेंगे तो कहीं क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपका एक आ जाएगा मानिए x माइनस अल्फा, और एक आ जाएगा x माइनस बी इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 0, जो भी आए आपका वो तो आपको देखना पड़ेगा इक्वेशंस
क्या दे रखी है उसने, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात है, अगर ये लेस देन 0 है तो कब पॉसिबल है? लेस देन 0 है, इसके आंसर नेगेटिव में आएंगे, और जब नेगेटिव में आएंगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक वैल्यू नेगेटिव, तभी पॉसिबल दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव आएगा नहीं। सेम वही कंडीशन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्वेश्चंस में देखी थी। तो या तो आप कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज लेस देन 0 and x minus beta is greater than 0, or you can say x minus alpha less than 0 and x minus beta greater than 0। फिर यहाँ से आप लाइन मेथड के अकॉर्डिंग चेक कर लें कि विच पॉसिबिलिटीज, और वहां से आपका आंसर आ जाए। क्लियर है? तो जब भी नेगेटिव आंसर हो तब हमें ये चीज कंडीशन बहुत चेक करनी होती है। पॉजिटिव के केस में हमें इतना कोई चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव केस तो हमारे ऐसे ही डिस्कस हो जाते हैं, तो आप उसे ऐसे कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना हो तो जैसे मानिए कहीं किसी चीज के फैक्टर आ गए आपके x+1 और x+7 और आंसर है आपका लेस देन 0। तो एक तो फंडा मैंने बताया, आप दोनों को भाई पॉजिटिव नेगेटिव करके, अदरवाइज आप सिंपली करिएगा, आप x में माइनस लिख के इसे -1 कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा -1। ऐसे ही x में माइनस इसे रख के इसे हम -7 ले लीजिए, और ये क्या रहेगा लेस देन 0। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, आप कहेंगे -7 और -1, तो आप कहेंगे इसको आप जो 7 लिख लीजिए, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो आप कहेंगे कि -7 x -1। जो वैल्यू देखिए -7 है, ये स्मॉल होता है -1 के केस से, तो -7 से 1 तक वैल्यू रहेगी, और ये ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव। देखिए 0 से स्मॉल है तो ऑल वैल्यूज इसके बीच में नेगेटिव आएंगी। दिस इज राइट आंसर। क्लियर? हर क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ और यहीं पे फिनिश करते हैं आज का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन न्यू स्लाइड में लेते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कैसे अप्रोच को करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 8x प्लस 7 लेस देन 0। लेस देन जो मतलब ये सारे आंसर नेगेटिव में आने चाहिए, अगर नेगेटिव नहीं आते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 7 बन जा 7, 7+1, तो ये तो सिंपल वही आ गए आपके x+1 और x+7, सिंपल से तो वही आ गया आपके फैक्टर। फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम हो जल्दी से बताइए, आप लोग चैट के थ्रू मुझे बता दीजिए, तो मैं इसको सॉल्व कराऊँ, अदरवाइज यहाँ से आगे एक्सप्लेन करके। फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, डन। तो ये तो क्वेश्चन सेम था, अभी मैं इत्तेफाक से जो एग्जाम्पल लेता है वो सॉल्व हो ही गया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस 7x एंड प्लस 12 0। सो में आपको फैक्टर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? x² प्लस 7x, नो, ठीक है डन। चलिए इसके फैक्टर करते हैं, फटाक से बताइए इसके फैक्टर। 4 12 बन जाए 12, 4 और 3 आएंगे, 4 और 3 मतलब, अब देखिए 4 3 तो प्लस प्लस है, तो x+3 आ जाएगा एक फैक्टर, एक फैक्टर x+4 आ जाएगा। सिंपल सी बात, 4 3 12 और 4 3 7 होते हैं, दोनों प्लस में तो नेगेटिव कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और ये आपका आ गया ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? ऑल आंसर इज इन पॉजिटिव, ऑल आंसर इज इन पॉजिटिव x की, ठीक है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक हमें सारी डिजिट करनी पड़ेंगी, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, x -3
और क्या हो जाएगा x माइनस -4। सिंपल वाली फंडा हो जाएगा आपका। सॉल्व कर लें इसे। अब इसमें बड़ा कौन सा आप देख लीजिए, -3 और -4। x सिंपली इज ग्रेटर देन -4 और x इज ग्रेटर देन -3। सिंपल सी बात। आप कहेंगे ये और का केस क्यों लगाया है ना, क्योंकि ये सारे आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो आप एक बात बताइए, x जो है -4 से बड़ा है और जो x है वो x इज लेस देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन -3। तो देखिए -4 से स्मॉल है मीन्स आप इसको इनइक्वलिटी में रख के देखते हैं। -4 x -4 से स्मॉल है x और जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे है, सॉरी x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे है, -3। लाइन पे प्लॉट करिए, आंसर मिलता है नहीं आपको, क्लियर हो। होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वो आप करके मुझे होमवर्क क्या भी बताइए। x² माइनस का 10x प्लस का 25, जल्दी से फैक्टर करिए, जल्दी से आंसर करिए। बस चलो पहले आप करो फैक्टर। 1 मिनट दे रहा हूँ पूरा पूरा मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मुझे फैक्टर बताना। फाइव फाइव, तो यू कैन से ये x -5 का होल स्क्वायर है। आई एम क्लियर, x -5 का होल स्क्वायर। क्लियर। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर लगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखिए जहाँ पे भी आपका ऐसा फंडा है तो आप मुझे एक चीज बताइए, 0 से पॉजिटिव आंसर मतलब ग्रेटर देन है तो ये ऑलवेज इन पॉजिटिव केस। तो ये बताइए पॉजिटिव केस कब होगा, अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो 4 - 5 विल बी -1, -1 का स्क्वायर इज +1। तो कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि अगर ये माइनस में आता है तो होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आता है तो होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ऑल दी वैल्यू वी कैन से x की कोई भी वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूं ऑलवेज आंसर इज इन पॉजिटिव। बट सिर्फ मैं x = 5 पुट नहीं कर सकता, सिंपल, बिकॉज अगर x 5 पुट करें तो 5 - 5 0 और 0 का स्क्वायर इज 0 और यहाँ पे इक्वल तो लगा नहीं है। तो आप परफेक्ट स्क्वायर के केस में सिंपल कहेंगे x इज नॉट इक्वल टू 5, बाकी ऑल वैल्यू ऑफ x पॉसिबल। आप ये भी कह सकते हैं -∞ टू +∞, एक्सेप्ट x इज नॉट, एक्सेप्ट x = 5 या x इज नॉट इक्वल टू 5। क्लियर। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। असाइनमेंट में आपको मैं करीब 5 से 10 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा अभी, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इनफ है इतने क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट में, वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करके विद सॉल्यूशन आप मुझे मिलेंगे। डन। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। मोमिन, MBA एंट्रेंस में स्टडी मटेरियल एक ऑप्शन होगा, वहां पे आपको इनइक्वालिटी मिलेगी ऐप में, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आप भी, ठीक है, असाइनमेंट में या स्टडी मटेरियल, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आज की डेट में, कल इसको डिस्कस करते हैं सेम टाइम 10 to 11 में, और इनइक्वालिटीज के आगे के चैप्टर पढ़ेंगे फिर। डन। ठीक है, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम तो